आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी और आज हम पहुंचे हैं राजस्थान। राजस्थान के मेहमान बनने वाले हैं आज हमारे साथ गुलाब चंद कटारिया जी, पूर्व गृह मंत्री, और आपको बता दें कि 7 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं और राजस्थान के बीजेपी से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, प्रतिपक्ष नेता हमारे साथ रहेंगे। तमाम वो बातें होगी क्योंकि आज हम राजस्थान आए हैं और सोच रहे हैं कि राजस्थान की राजनीति को समझने के लिए गुलाब चंद कटारिया से बेहतर नेता हमें मिल ही नहीं सकते, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र तय किया है राजनीति में। और इसी के साथ ये भी देखना होगा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच का जो टकराव है वो ख़त्म होगा या नहीं। साथ ही साथ कृषि कानून बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसान इस कड़ाके की ठंड में, देखिए हम बैठकर आपको जानकारी दे रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा नहीं 20-25 मिनट झेल लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं झेल सकते। तो ये सारी बातें होगी। सीधा बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। अच्छा, पहला सवाल ये पूछेंगे कोविड को लेकर, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और 2021 में हम पहुंच चुके हैं। बहुत बार मेरी मुलाकात कोरोना में आपके इंटरव्यू के थ्रू बातचीत के दौरान हुई है, जिसमें आप कह रहे थे कि वैक्सीन जल्द आएगी, भारतीय जनता पार्टी इस पर काम कर रही है। अच्छा, वैक्सीन पर ट्रायल और ड्राई दोनों चल रहा है, लेकिन डोज की अगर हम बात करें, मेरे या आम जनता तक पहुंचने में या आप तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो इसका तो समय लगेगा निश्चित रूप से, लेकिन वास्तव में जिस प्रकार से इन्होंने पहुंचाने का जो सिस्टम बनाया है वो आवश्यकता को ध्यान में रख करके बना है। वास्तव में सबसे पहले जो इस कोविड के समय में हमारी और आपकी सेवा करके हमको सुरक्षित रखा है। दूसरा, वो पुलिसकर्मी जो सड़क पे खड़ा रह करके एक तरह से कोविड के नियमों को समझाने और पालन कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो लोग ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं या जिनके कारण से लोगों के मन में एक संशय रहता है, उनको सुरक्षित करना ये सरकार का, हमारा सबका पहला धर्म है। तो मैं सोचता हूँ वो जो सबसे पहले हिंदुस्तान में 3 करोड़ लोग ऐसे बताते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए सबसे पहले उनका हो, बहुत अच्छी बात है। यानी फ्रंट लाइन पर जो पहले खड़े थे उन लोगों के लिए वैक्सीन बहुत जरूरी हो जाती है। सुरक्षित होंगे तो हमको भी सुरक्षित रखेंगे। अगर वो सुरक्षित नहीं रहे तो हम लोग सुरक्षित नहीं रह सकते, जो हमारे साथ इस बीमारी में भी जूझ रहे हैं अपनी जान की परवाह किए बिना। जी, तो निश्चित रूप से जो क्राइटेरिया तय किया, फिर उन्होंने 50 साल से अधिक उम्र वालों को तय किया। तो मैं सोचता हूँ वो इस बीमारी के ज़्यादा प्रभावित भी हो सकते हैं, अगर हो गया तो उनको ज़्यादा खतरा भी रहता है। मतलब आपका नंबर भी बाद में ही आएगा, ये तय है? भी इसी में आएगा। अच्छा, वही कह रही हूँ, 50 साल वाले में, पहले वाले में नहीं आएगा आपका नंबर? वाले में नहीं आएगा, सेकंड वाले में आएगा। और तीसरा, जो लोग संक्रमित हैं ही उन लोगों को लिए भी उतना ही आवश्यक है। तो मैं सोचता हूँ जो क्राइटेरिया तय किया, कारण ये कि उपलब्धता को ध्यान में रख करके ही अगर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो मैं सोचता हूँ संतुष्टि का लेवल भी बढ़ेगा और जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं उनको बचाना भी हमारे लिए आसान रहेगा। जी जी। उसके बाद जैसे जैसे हमारी कैपेसिटी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आवश्यकता के अनुसार और अधिक लोगों को इस वैक्सीन से एक बचाने का प्रयास सरकार जो सोच रही है, कर रही है, करेगी। विपक्ष तो कह रही है कि इस पर भी राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अगर हम होते, विपक्ष कह रही है, अगर हम सत्ता में होते तो ये वैक्सीन 6 महीने में ले आते। अब मुमकिन है? मतलब सारी दुनिया जूझ रही है, वो सारी दुनिया से भी बहुत होशियार है। मैं सोचता हूँ जिन लोगों ने, ये भी सही है, हम अकेले नहीं, सारी दुनिया इस बात पे लगी हुई थी और सब लोगों ने प्रयत्न किया, सफलता मिली है तो अन्य देशों में भी मिली, हमारे यहाँ भी मिली है। तो जिन वैज्ञानिकों ने इसका काम किया उनको धन्यवाद देना तो कहीं गया। और हम ये कहें कि हम होते तो 3 दिन में ले आते और 13 दिन में ले आते, ये संभव नहीं है। जो कुछ संभव है वही काम करना चाहिए। और इसके बाद भी टेस्ट के जिस प्रकार से भी स्टेजेज 1, 1, 2, 3 पार करके ही वैक्सीन को फाइनल किया जाता है, उसमें समय लगता है। और मैं सोचता हूँ कि हम भाग्यशाली है कि 2021 में वो वैक्सीन कम से कम उपलब्ध हो रही। जी, ये बात सच है कि 2020 में बीमारी की शुरुआत हुई और 2021 जनवरी फरवरी तक की डोज अगर जनता को मिल रही है तो आपको लगता है कम समय ही है, ज़्यादा लंबा समय नहीं है, इतनी बड़ी? कि जो भी प्रयत्न जितना किया जा सकता है, जिस तरीके से किया जा सकता है, प्रधानमंत्री स्वयं जाकर उन लेबोरेटरी में जाकर के वहाँ के साइंटिस्टों की हिम्मत बढ़ाते हैं, उनको एक तरह से आभार व्यक्त करते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि ये सकारात्मक सोच है जिसके आधार पर हमने इस पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया। ये बात तो हो गई कोरोना की, और जिस पर आपने अपनी राय रखी और विपक्ष को भी एक तमाशा मार दिया कि वो शायद हमसे भी ज़्यादा, या यूँ कहीं वैज्ञानिकों से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो हो सकता है अगर वो होते तो ये बड़ा अच्छा काम कर देते। अब आते हैं किसानों पर। राजस्थान में है और खासकर अगर यूँ कहें भारत की आधी आबादी हमारे किसान पर निर्भर रहती है, किसानी खेती बाड़ी करती है। आज किसान
अन्नदाता जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा क्यों, क्या हो गया है? या भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि सीए एनआरसी की तरह ये मुद्दा अपने आप ही शांत हो जाएगा? तो मैं सोचता हूँ जो कानून बनाया है कि हाँ, वो कानून एक दिन की प्रक्रिया में नहीं बनाया। अगर कोई भी ईमानदारी से इस पर चर्चा करे हाँ, तो एक लंबे समय तक डिस्कशन के बाद हाँ। इस कानून की आवश्यकता जहाँ जहाँ जिस जिस प्रकार से लोगों ने अनुभव की, हाँ, मैं सोचता हूँ उसी क्रम में आगे बढ़ा। इस स्वामीनाथन आयोग का गठन मनमोहन सिंह जी के समय में हुआ था। 2006 में उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दे दी थी। 2005 में कृषि मीट में स्वयं देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी उपस्थित हुए थे। वहाँ उनका भाषण रिकॉर्ड पर है। जो शरद पवार जी कृषि मंत्री थे, उनके भाषण लोकसभा में और राज्यसभा में रिकॉर्डेड है। उनके द्वारा राज्यों को लिखे गए पत्र हैं, वो उपलब्ध हैं। हाँ, नीति आयोग के सामने जो डिस्कशन हुआ उसमें ये सब लोग शरीक थे। हाँ, हिंदुस्तान के मुख्यमंत्री जो 10-12 मुख्यमंत्रियों की कमेटी थी, उसमें पंजाब के मुख्यमंत्री जो आज भी मुख्यमंत्री है वो मौजूद थे। मध्य प्रदेश के उस समय के मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के नेता थे, वो उन सब के दस्तखत हैं। हाँ। इन सब रिकमेंडेशनों पे ऐसा होना चाहिए। तो फिर ऐसा होना आज क्यों बोल चाहिए। रहे? और उसके बाद ही हाँ। मैं सोचता हूँ ये पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने हिम्मत करके इस कानून को एक रूप देने का प्रयास किया। हाँ। और मैं भी जहाँ तक समझता हूँ, मैं 40 साल से राजनीति में काम करता हूँ। मैं विधानसभा में खड़ा हुआ, चाहे कांग्रेस का कोई भी खड़ा हुआ, तो स्वामीनाथन आयोग लागू करो, स्वामीनाथन आयोग लागू करो। हाँ। ये सबके रिकॉर्ड पे पड़ा हुआ। वो स्वामीनाथन की रिकमेंडेशन ही हाँ, इन कानूनों में लागू की गई है। तो जो काम आप शुरू करना करके चाहते गए, थे। जिसको आपने आगे बढ़ाया, हाँ। उसको एक स्वरूप देने का प्रयास देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। क्या गलत किया मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ। और दूसरा, जहाँ तक किसानों का सवाल है, तो हाँ। केवल पंजाब और हरियाणा के किसान ही किसान नहीं है, हिंदुस्तान के सारे किसान भी किसान हैं। हाँ, मेरे राजस्थान में भी अभी 2.5 करोड़ लोगों ने पंचायत राज में पंचायतों के प्रत्येक वोटर ने वोट दिया, 2.5 करोड़ जी। 21 जिलों में। और इसमें भारतीय जनता और पार्टी उसमें बाजी मारती है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 14 जिला परिषद बनी और 5 कांग्रेस की बनी। हम्म, तो इसका मतलब जनता का मैंडेट भी इस कानून के खिलाफ होता तो हमको साफ ही कर देते ना। तो मैं सोचता हूँ ये सब बेकार की बातें हैं। किसान इससे ज्यादा नहीं है। इससे प्रभावित कौन हुए हैं? 2 लोग इससे जरूर प्रभावित हुए। एक तो जो मंडी में व्यापार करते हैं, जिनके पास ये व्यापार समित था, हाँ, सारा माल वहीं बिक सकता था, ये कानून में था। हाँ, और ये जो है मंडी का जो कानून है वो राज्य सरकार बनाती है। हाँ, तो राज्य सरकार ने उसमें जिस प्रकार के टैक्स की रचना कर रखी है, 4%, 5%, 6% सैकड़ा पर, वो राज्य की आमदनी का बहुत बड़ा सोर्स बनता है। जी। जो राजस्थान में भी लगभग 2200 करोड़ रुपया हमको मंडी टैक्स मिलता है। वो सरकार को इसमें से अब कहीं भी बेच सके तो शायद वो टैक्स बहुत कम मात्रा में मिलेगा। पंजाब में तो सबसे ज्यादा टैक्स है, 8%। बिल्कुल, बिल्कुल। 8,000 करोड़ रुपया वो सरकार को घाटा होता। तो एक तो सरकार और सरकार के नुमाइंदे इसके पक्ष में नहीं हो सकते। दूसरा, मंडी का व्यापार कुछ लोगों के हाथों में जो केंद्रित, हाँ, वो व्यापार अब सब व्यापारियों के बीच में चला गया। तो पहले जहाँ 200 व्यापारी थे, अब 2000 व्यापारी उस धंधे को करेंगे। तो वो जो मोनोपोली थी उससे खत्म हुई। तो इसमें मंडी सरवाइव करने के लिए इस कानून में रोकने के कई प्रावधान नहीं। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको रोकने का इसमें कोई प्रावधान नहीं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो पहले थी उससे भी बढ़ी हुई पे पहले से ज्यादा खरीद हो रही है, आज भी हो रही है। ये केवल और केवल कुछ लोगों जिनके हितों पर इस पर आघात हुआ है, हाँ। उन लोगों ने बाकी किसानों को वो वहाँ जो बैठे हैं वो किसान नहीं है। देखो, निश्चित रूप में कुछ सीमा तक किसान भी उनके साथ हाँ। सहयोगी के रूप में हैं। ऐसा नहीं कह सकते वहाँ एक भी किसान नहीं है, ये तो मैं नहीं कहता हूँ। लेकिन उनको सच्चाई की ओर ले जाने के वनिस्पत अपने साथ जोड़े रखने के कारण से उन्होंने वहाँ पर लाए हैं। मैं सोचता हूँ इस सच्चाई में मेरा आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करता हूँ कि इन सब विद्वानों को इस कानून की उस लाइन पर तुम अंडरलाइन कर दो जैसे किसानों के लिए अहितकर है। हाँ। जिसको किसान से नुकसान हो जाएगा, हाँ। वो तो हम समझने को तैयार